हेलो एवरीवन। बीपीएजी 171 जिसका नाम अपना डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट नंबर 5। आज हम पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम कोमा नीति और संस्थागत व्यवस्था। इसके अंदर हम आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि भारत सरकार के द्वारा 2005 में पारित किया गया था वो पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या प्रावधान है वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आपको महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बताऊंगा जो कि आपदा प्रबंधन में। तो इसमें मैं आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाऊंगा, राइट। और उसके बाद में मैं आपको राष्ट्रीय कार्यकारी समिति पढ़ाऊंगा। फिर बाद में मैं आपको राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण पढ़ाऊंगा और उसके बाद में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। और फिर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ जिसको आप नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कहते हो, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इसके अंदर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम ब्रैकेट के अंदर लिख लो इसको क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। कोमा लगा के 2005 लिख लेना, 2005। तो इसके अंदर लिखते जाओ, आपदा से निपटने कोमा क्षति को कम करने, क्षति को कम करने कोमा ढांचागत प्रणालियों में सुधार हेतु, कोमा ढांचागत प्रणालियों में सुधार हेतु भारत सरकार के द्वारा 23 दिसंबर 2005 को 5 को डीएमए यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। नए पैराग्राफ से लिखना, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब इंग्लिश के अंदर भी लिख लो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ब्रैकेट के अंदर लिखना SDMA यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण हुआ या निर्माण किया गया। आगे लिखो, NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एनडीएमए गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय
के अंतर्गत काम करता है। काम करता है। एनडीएमए तथा एसडीएमए आपदाओं के न्यूनीकरण यानी कि आपदा का प्रभाव कम करते हैं। एनडीएमए तथा एसडीएमए आपदाओं के न्यूनीकरण का प्रयास करते हैं। इसमें कैपिटल बे लगा के नई हेडिंग डालना। आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढांचा मतलब कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं भारत सरकार के अंतर्गत। आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढांचा इसमें लिखो, इसमें स्मॉल ए पॉइंट लगा के लिखना। सबसे पहले अपन एनडीएमए पढ़ेंगे, एनडीएमए, ठीक है। अभी हिंदी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। तो लिखो, यह आपदा से संबंधित नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। यह आपदा से संबंधित नीति निर्माण हेतु सर्वोच्च संस्था है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्वोच्च संस्था को? अपेक्स बॉडी संस्था है। लिखो, गुजरात भूकंप के बाद देश में, गुजरात का भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001। गुजरात भूकंप ब्रैकेट के अंदर लिख लो, याद नहीं है तो 26 जनवरी 2001 के बाद देश में ऐसे प्राधिकरण की स्थापना के बारे में सोचा गया। ऐसे प्राधिकरण की स्थापना के बारे में सोचा गया जो आपदा से लड़ने में सक्षम हो, जो आपदा से लड़ने में सक्षम हो। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स भी कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये 2002 से 2007 के बीच में भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तथा 12वां वित्त आयोग, तथा अपन ये पढ़ रहे हैं कि एनडीएमए की जो स्थापना वो कैसे हुई, उसकी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, कहां से स्टार्ट हुआ। तो 12वां वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। 12वां वित्त आयोग कब बना था? ये 2005 से लेकर 2010 तक काम किया था 12वें वित्त आयोग ने। के रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन का जिक्र था। के रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन का जिक्र था। 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर
राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना की गई। लाइन से लिखना आगे, नई लाइन से लिखिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। बड़ी काम की डिटेल है, याद होनी चाहिए। होता है। आगे लिखो नए पॉइंट में, एनडीएमए को प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से लड़ने का अधिकार भी होता है। एनडीएमए एनडीएमए के पास प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं से निपटने का भी अधिकार होता है। एनडीएमए आतंकवाद कोमा विद्रोह कोमा अपहरण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीएमए बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, चक्रवात में ही देश की मदद करता है। जो मानव निर्मित आपदाएं होती है जैसे कि किडनैपिंग, टेररिज्म, है ना, गृह युद्ध, लोग जब हथियार उठा ले तब भी सरकार की मदद करता है। एनडीएमए आतंकवाद कोमा विद्रोह कोमा अपहरण कोमा बम विस्फोट कोमा बम विस्फोट कोमा हवाई व रेल दुर्घटना कोमा हवाई व रेल दुर्घटना कोमा कानून व व्यवस्था की स्थिति। कहीं पर अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाते हैं किसी राज्य में तो वहां पर भी एनडी में सक्रिय होता है। कानून व व्यवस्था स्थिति कोमा तेल का रिसाव कोमा तेल का रिसाव जैसे राष्ट्रीय संकटों से निपटने में भी सक्षम है। जैसे राष्ट्रीय संकटों से भी निपटने में सक्षम है। आगे लिखो एनडीएमए के कार्य। पहला कार्य लिखो, यह रासायनिक कोमा जैविक कोमा विकिरण कोमा आणविक, यह रासायनिक यानी कि केमिकल कोमा जैविक यानी कि बायोलॉजिकल कोमा विकिरण यानी कि रेडियोलॉजी
विकिरण, कोमा आणविक न्यूक्लियर, आणविक ब्रैकेट के अंदर लिख लो इसको, केमिकल कोमा बायोलॉजिकल कोमा रेडियोलॉजी। ये सब मैं आपकी इंग्लिश सुधारने के लिए बता रहा हूं आपको। कोमा न्यूक्लियर, और इसके स्लेस लगाकर लिख लो इसको। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CBRN, याद रखना। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर। यह रासायनिक कोमा जैविक कोमा विकिरण कोमा आणविक संकट काल के समय अगर इस तरह का संकट आ जाता है, संकट काल के समय में प्रशिक्षण कोमा तैयारी, प्रशिक्षण कोमा तैयारी, तैयारी हेतु सशस्त्र बलों में सरकार का मार्गदर्शन करता है। सशस्त्र बल मतलब आर्म्ड फोर्सेज, इसमें मिलिट्री भी शामिल होती है, इसमें पैरामिलिट्री भी शामिल होती है। सशस्त्र बलों व सरकार का मार्गदर्शन करता है। सेकंड पॉइंट लगा के लिखो, दूसरा काम, सभी प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं में सभी हितधारकों को इसमें सरकार भी आती है। हितधारक मतलब कौन कौन उस क्षेत्र में एक्टिव है, वो हितधारक कहलाता है। जैसे सरकार, सशस्त्र बल, ये सब हितधारक होते हैं, शेयर होल्डर्स, जो कि आपदा को कम करने की कोशिश करते हैं। हितधारकों को ज्ञान कोमा निर्देशन, कोमा वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता कोमा संसाधन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तीसरा काम लिखो एनडीएमए का, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। लिखो, आपदा प्रबंधन नीतियों का निर्धारण करना। सरकार जो नीतियां बनाती है, कौन बना के देता है? एनडीएमए बना के देता है। आपदा प्रबंधन नीतियों का निर्धारण करना। फोर्थ पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय योजना की स्वीकृति। देश के स्तर पे अगर भूकंप, बाढ़, भूस्खलन से संबंधित कोई नीति बन रही है, तो उसको अंतिम रूप कौन देता है? किसकी स्वीकृति मिलती है तब लागू होती है वो? एनडीएमए की स्वीकृति मिलनी जरूरी है। तो लिखो, राष्ट्रीय योजना की स्वीकृति। फाइव पॉइंट लिखो, सभी विभागों को मंत्रालयों द्वारा, सभी विभागों कोमा मंत्रालयों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति देना। द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति देना। छठवां पॉइंट क्या लिखा है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा से लड़ने हेतु दिशा निर्देश जारी देना। ठीक है, सातवां पॉइंट लिखो, राज्य की विकास योजनाओं कोमा भारत सरकार के विभागों
कोमा भारत सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों को आपदा न्यूनीकरण हेतु मार्गदर्शन देना। आठवें पे लिखो, वित्त के प्रावधान की सिफारिश करना। वित्त के प्रावधान की सिफारिश करना। अब सपोज करो कि बिहार के अंदर बाढ़ आई हुई है, ठीक है, तो वहां पर राहत के लिए केंद्र सरकार कितना पैसा जारी करे, ये भी कौन बताता है? एनडीए में बताता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 9वें पॉइंट लिखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई आपदा का प्रभाव कम करने तथा उस देश की सहायता हेतु केंद्र सरकार को सलाह देना। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कि नेपाल के अंदर भूकंप, मान लो भूकंप की स्थितियां कभी पैदा होंगी या फिर पहले भी नेपाल के अंदर काफी भूकंप आए, तो भारत सरकार है मदद करती है नेपाल की, तो भारत सरकार को सलाह देने में भी कौन सी संस्था काम करती है? एनडीए में। ठीक है, आगे लिखो 10वें नंबर पे, संबंधित अधिकारियों के कार्यकाल, संबंधित अधिकारियों के कार्यकाल कोमा नियमों को तय करना। ये आपके एनडीए के कार्य हो गए। पहली संस्था अपन ने समझ ली है। आगे लिखो, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, स्मॉल बी लगा के लिखिए। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, इसके अंदर लिखो, इसका कार्य आपदाओं से संबंधित कार्यों का, इसका कार्य आपदाओं से संबंधित कार्यों का पुनरावलोकन करना है या पुनः अवलोकन। कि सरकार की आपदा से संबंधित अगर कोई नीति किसी क्षेत्र में लागू है तो वो नीति कैसे काम करे, कितने लोगों को फायदा हुआ है, तो यह सब कौन देखता है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। लिखो, इसमें गृह कोमा कृषि, इसमें गृह कोमा कृषि कोमा आणविक ऊर्जा कोमा रक्षा कोमा जल संसाधन
जल संसाधन, कौमा पर्यावरण तथा वन, कौमा स्वास्थ्य, कौमा बिजली, कौमा ग्रामीण, कौमा विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी, कौमा अंतरिक्ष, कौमा दूरसंचार, दूरसंचार, कौमा शहरी विकास मंत्रालय, कौमा शहरी विकास मंत्रालय, के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष गृह सचिव, लिखो होम सेक्रेटरी, होता है। सचिव कौन होता है? किसी भी मंत्रालय का सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी सचिव होता है और वह एक आईएएस ऑफिसर होता है। सीनियर आईएएस ऑफिसर सचिव होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी मिनिस्ट्री का, सरकार के अंदर। ये आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, आगे लिखो स्मॉल सी लगा करके एसडीएमए, इसके अंदर लिखो एसडीएमए की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के द्वारा किया गया। आगे लिखिए, इस धारा के अनुसार सभी राज्यों को अपने यहां पर एसडीएमए की स्थापना करनी होगी। सभी राज्यों को अपने यहां एसडीएमए, एसडीएमए समझ गए हो ना क्या चीज है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अपने यहां एसडीएमए की स्थापना करनी होगी। अब संरचना लिख लो इसकी। एसडीएमए के अंदर कौन अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं? लिखो एक अध्यक्ष होता है और वह होता है मुख्यमंत्री। 8 अन्य सदस्य, लिखो। अब कार्य लिख लो इसके एसडीएमए का काम क्या है। संरचना देख लिया आपने, कार्य भी देख लो, ठीक है। एसडीएमए राज्य के आपदा प्रबंधन से संबंधित विभागों हेतु नियम को निर्देश जारी करता है। राज्य के आपदा प्रबंधन संबंधित विभागों को नियम को निर्देश जारी करता है। डी पॉइंट लगा के लिखें,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? डी। डी से डिस्ट्रिक्ट, जिला। आपदा को क्या कहते हैं? डिजास्टर। प्रबंधन को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। प्राधिकरण को क्या कहते हैं? अथॉरिटी। DDMA। इसके अंदर लिखो, संरचना लिख लो बस इसकी, संरचना। अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। और सह अध्यक्ष कौन होता है? उस क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि सांसद। है ना, सांसद तो होता है उपाध्यक्ष अथवा सह अध्यक्ष, और चेयरमैन कौन होता है? जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये अपने 4 पॉइंट हो गए। ब्रैकेट में लिख लेना सह अध्यक्ष के, ठीक है, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो डीडीएमए का सह अध्यक्ष होगा, जबकि जिला कलेक्टर वो चेयरमैन होता है डीडीएमए का। आगे लिखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसको इंग्लिश में लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और स्लेश लगा के लिख लो NIDM, याद रह जाएगा NIDM। इसके अंदर लिखना, आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रथम प्रयास। इसका इतिहास समझते हैं, कैसे इसकी स्थापना हुई। आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रथम प्रयास सन 1995 में आपदा प्रबंधन केंद्र के गठन के साथ शुरू हुआ। साल 1995, साल 1995 में, साल 1995 में आपदा प्रबंधन केंद्र, आपदा प्रबंधन केंद्र के गठन के साथ शुरू हुआ। गठन के साथ शुरू हुआ। बाद में यह NIDM के रूप में विकसित हुआ। पहले देखो क्या था, देखो ध्यान से समझना, पहले क्या था? पहले तो एक केंद्र ही था, आपदा प्रबंधन केंद्र था। उसके बाद में क्या बन गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बन गया उसके बाद में। ठीक है, तो ये याद रखना इसमें। हुआ, विकसित हुआ, बाद में यह NIDM, बाद में यह NIDM के रूप में विकसित हुआ। विकसित हुआ। इस संस्थान को, यानी कि NIDM को, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास
कोमा क्षमता निर्माण, कोमा अनुसंधान, कोमा अनुसंधान, कोमा नीतिगत सलाह, हेतु नोडल एजेंसी के रूप में, हेतु नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारियां दी गई। आगे लिखो, एनआईडीएम सभी राज्यों में स्थापित आपदा प्रबंधन केंद्रों को सहयोग देता है। एनआईडीएम सभी राज्यों में स्थापित आपदा प्रबंधन, स्थापित आपदा प्रबंधन केंद्रों को सहयोग देता है। सहयोग देता है। एनआईडीएम का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे लिखो, 11 अगस्त 2004 को एनआईडीएम का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री ने किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का मतलब याद करो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत की सारी जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है, किसके अंडर आती है? यूजीसी के अंडर आती है, ध्यान रखना। ने एनआईडीएम के साथ मिलकर कॉलेजों का सिलेबस भी कौन तैयार करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तैयार करता है, ये भी याद रखना। ने एनआईडीएम के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान, कोमा अध्ययन करने हेतु एक पाठ्यक्रम विकसित किया है। कोमा किसी को अगर पढ़ाई करनी है कॉलेज के लेवल पर, किसी को रिसर्च करना है डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, ठीक है, तो भाई वो कहां पर एडमिशन ले सकता है? एनआईडीएम न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अनुसंधान कोमा अध्ययन करने हेतु एक पाठ्यक्रम विकसित किया। लास्ट पॉइंट बचा है अपना, ठीक है, किसमें? आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढांचा में। लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो आप, स्मॉल एफ लगा के, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, इंग्लिश के अंदर लिखो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और स्लेश लगा के लिख लो एनडीआरएफ। ठीक है, तो देखो कहीं पर भी अगर देश के अंदर बाढ़ आती है, लोग परेशान होते हैं, भूकंप आते हैं, भूस्खलन आता है, सुनामी आती है, चक्रवात आती है, सूखा पड़ता है, कौन मदद करने के लिए सामने आता है? एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ बहुत ही
ह्यूमैनिटी के काम करते हैं, ठीक है, अपने सभी को सैल्यूट करना चाहिए। तो इसमें लिखो आप, भारत सरकार ने एनडीआरएफ का गठन, भारत सरकार ने एनडीआरएफ का गठन देश में प्राकृतिक आपदा, देश में प्राकृतिक आपदाओं के समय मानव की मदद करने के लिए किया गया। आपने देखा होगा कभी कभार, मतलब पहाड़ों के अंदर काफी तूफान आते हैं, काफी लोग नदी के अंदर फंस जाते हैं, कौन बचाने आता है? हेलीकॉप्टर लेके, ठीक है। रेस्क्यू टीम, कौन सी रेस्क्यू टीम होती है? वो एनडीआरएफ के जवान होते हैं, जिसके अंदर 12 बटालियन होती हैं। तो इसके अंदर आगे लिखो, यह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवा देता है, यह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवा देता है। एनडीआरएफ की स्थापना लिखो, ऐसे लगा के लिखो, फैक्ट लगा के, है ना, फैक्ट के आगे एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44-45 के द्वारा किया गया, ये फैक्ट में लिख रहे हैं ना, फैक्ट को ऐसे पॉइंट दे दो आप, एक पॉइंट फैक्ट में, दूसरा पॉइंट लिखो फैक्ट में, तथ्यों में, ठीक है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। एनडीआरएफ के बाद में, आज के बाद में कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो आराम से बता पाओगे उसको। लिखो, एनडीआरएफ में कुल 12 बटालियन होती हैं, जैसे कि आर्मी के अंदर होती हैं जाट रेजिमेंट, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तो ऐसे ही एनडीआरएफ में कुल 12 बटालियन होती हैं। और प्रत्येक बटालियन में प्रत्येक बटालियन में 1149 जवान होते हैं। अब देखो, एक पॉइंट और लिख लो इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट में, है ना, इन 12 बटालियन को एनडीए में तथा राज्य सरकार के परामर्श की सहायता से, एनडीए में तथा राज्य सरकार की परामर्श की सहायता से प्रभावित राज्यों में भेजा जाता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड कहीं पर भी अगर बाढ़ आ रही है, पत्थर गिर रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है, वो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई यहाँ पर तो आफत आई हुई है, आप जवानों को भेज दो। तो फिर एनडीआरएफ की टीम वहां पे आती है और रेस्क्यू प्रोग्राम चलाए जाते हैं, से प्रभावित राज्यों में भेजा जाता है। बारह बटालियन मैंने आपको बताई, 12 के अंदर कौन कौन सी बटालियन होती हैं? लिखो, 3 बटालियन तो होती है सीमा सुरक्षा बल की, सीमा सुरक्षा
बल की। इसको क्या कहते हो इंग्लिश के अंदर? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और 3 बटालियन होती है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसको क्या कहते हो आप? सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और दोस्तों 2 बटालियन होती है सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका हिंदी में लिख लो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये जवान आते हैं और हर बटालियन में 1149 जवान होते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। और लिखो 2 बटालियन होती है सीमा सशस्त्र बल की। इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हो? एसएसबी, सीमा, सीमा, एस से सशस्त्र और बी से बल, एसएसबी। और फिर 2 बटालियन होती है आईटीबीपी की, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हिंदी के अंदर लिखो भारतीय तिब्बत, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ये 12 बटालियन होती है। एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन होता है? लिखो प्रधानमंत्री। ये भी बढ़िया फैक्ट है, याद रखने लायक। और इसका महानिदेशक कौन होता है, जिसको आप डीजीपी कहते हो? महानिदेशक, एनडीआरएफ के महानिदेशक होते हैं आईपीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। और वर्तमान के अंदर एनडीआरएफ का महानिदेशक कौन है? एक जीके का सवाल है, श्री अतुल करवाल, श्री अतुल करवाल, ये एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। और आगे लिखो एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली। और एक और बढ़िया सी फैक्ट लिख लो, 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यह भी बता दूं, अगर किसी के मन में है एनडीआरएफ को कैसे ज्वाइन करें, आप भी इंसानों की मदद कर सकते हैं। मानवीयता का एक बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है, ठीक है, भलाई का काम है। तो देखो एनडीआरएफ की सीधी भर्ती नहीं निकलती है। एनडीआरएफ में किसी को जाना है तो 12वीं क्लास पास करने के बाद में एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी भर्तियां निकलती है, ठीक है। वहां पर अपने को एग्जाम पास करने पड़ते हैं, फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर अपन कोई सी बटालियन में अगर चले जाएंगे तो फिर एनडीआरएफ में जा सकते हैं वहां से। दूसरा ये तरीका है एनडीआरएफ में जाने का कि आप यूपीएससी की एग्जाम दो, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद में अगर आईपीएस अधिकारी बनते हैं तो वहां पर महानिदेशक बनने का भी एक कभी कभार मौका मिल सकता है। 2 रास्ते हैं एनडीआरएफ को ज्वाइन करने के लिए। और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है एनडीआरएफ, जिसने हर राज्य में लगभग, चाहे वो भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, चाहे भूस्खलन आया हो, ठीक है, चाहे पत्थर गिरे हो, आफत आई हो आसमान से, एनडीआरएफ ने हमेशा देश के लोगों की मदद की है। अभी तक हमने बीपीएससी 171 में यूनिट नंबर 5 में क्या क्या पढ़ लिया है। मैंने आपको इसमें 2 बड़े पॉइंट करवा दिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में क्या क्या लिखा हुआ है वो करवाया है। फिर सेकंड पॉइंट में मैंने आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढांचा में मैंने एनडीएमए कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। एनडीएमए का मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण। फिर मैंने आपको राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के बारे में बताया था, जिसको आप NECE कहते हैं, NEC। फिर तीसरे पॉइंट में मैंने SDMA करवाया इसी में, और फिर DDMA करवाया, यानी कि जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो सब करवाया। फिर इसके बाद में पांचवा पॉइंट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM करवाया। फिर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF के बारे में करवाया था। तो दो बड़ी हेडिंग अपनी कंप्लीट हो गई है। अब आप तीसरी बड़ी हेडिंग डालेंगे कैपिटल C लगा करके, केंद्र तथा राज्य सरकार की भूमिका। तो इसमें अपन केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या अपना रोल प्ले करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटी हेडिंग लगाइए, स्मॉल a लगा करके, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसमें लिखते जाएं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्नलिखित कार्य करती है। इसमें लिखो पहला पॉइंट, केंद्र सरकार आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण पर निर्णय लेते समय केंद्र सरकार आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण पर निर्णय लेते समय राज्य सरकार की जरूरतों व सिफारिशों का ध्यान रखेगी। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्रीय मंत्रालय व विभाग अपनी विकास परियोजनाओं में अपनी विकास परियोजनाओं में आपदा रोकथाम के उपायों को शामिल करेगी तथा आपदा से पूर्व आवश्यकता हेतु कोष का उचित बंटवारा करेगी। तो केंद्र सरकार ये इंश्योर करेगी कि केंद्र सरकार के जितने भी मिनिस्ट्री हैं,
तथा जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अगर अपनी विकास परियोजनाएं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखेंगे कि आपदा रोकथाम के जितने भी उपाय वो सब शामिल किए जाएं तथा केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से पैसे भी देगी आपदा राहत कार्यक्रमों के लिए। ठीक है, आगे लिखो। केंद्र सरकार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी व राज्य कार्यकारी समिति राज्य कार्यकारी समिति ब्रैकेट के अंदर SECE लिख लेना, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी व अन्य संबंधित अधिकारियों एजेंसियों को व अन्य संबंधित अधिकारियों व एजेंसियों को आपदा न्यूनीकरण हेतु निर्देश देती है। आगे लिखो। अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार सशस्त्र बल सैनिकों को अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार सशस्त्र बल सैनिकों को आपदाग्रस्त इलाकों में भेजती है। आगे लिखो। केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग तालमेल से आपदा राहत कार्यक्रम चलाती है। के सहयोग तालमेल से आपदा राहत कार्यक्रम चलाती है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति केंद्र सरकार की राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति इंग्लिश में लिखो इसको, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। में कैबिनेट सचिव व उच्च स्तर के अधिकारी कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा IAS अधिकारी होता है। ठीक है, हर किसी IAS अधिकारी का ख्वाब होता है कि उसको लाइफ में एक बार कैबिनेट सचिव बनने का मौका मिल जाए। उसके नीचे जितने सारे देश के IAS अधिकारी हैं वो सब रहते हैं, तो बहुत बड़ा एक सरकारी पद है ये कैबिनेट सचिव। में कैबिनेट सचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारी
उच्च स्तर के अधिकारी देश में आए गंभीर संकट से लड़ेंगे। एवं एनसीएमसी, अभी बताया है मैंने, एनसीएमसी क्या है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। एवं एनसीएमसी एनईसी की सहायता करेगी। एनईसी क्या बताया था? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सहायता करती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की एक समिति होती है जिसका नाम है राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति, अंडरलाइन कर लेना। और इस समिति के जो सबसे बड़े मतलब अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं। वो अपने अधिकारियों के साथ में देश में आई हुई आपदा से मुकाबला करते हैं, और ये जो एनसीएमसी है एनईसी की हेल्प करती है। ये अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया है केंद्र सरकार वाला। आगे लिखिए स्मॉल बी लगा करके राज्य सरकार। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में क्या भूमिका निभाती है, लिखते हैं। लिखो, पहला लिखो, इसमें पहला पॉइंट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सरकार राज्य हेतु आपदा प्रबंधन के नियम, आपदा प्रबंधन के नियम तैयार व लागू करती है। दूसरा पॉइंट लिखो, राज्य सरकार विकास की योजनाओं में राज्य सरकार विकास की योजनाओं में आपदा प्रबंधन से संबंधित आपदा प्रबंधन से संबंधित नियमों को ध्यान में रखती है। तीसरा पॉइंट, राज्य सरकार संबंधित विभागों को धन आवंटन मतलब वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, धन आवंटन, क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, क्षेत्र में पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित करना, तथा एजेंसियों का तथा संबंधित एजेंसियों का सहयोग करती है। ये आपका राज्य सरकार वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। स्मॉल सी लगा के लिखेंगे जिला प्रशासन।
इसमें लिखो जिला स्तर पर डीडीएमए, डीडीएमए मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला स्तर पर डीडीएमए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आगे लिखो जिला स्तर पर डीडीएमए आपदा प्रबंधन की योजना, आपदा प्रबंधन की योजना, योजना कोमा समन्वय कोमा क्रियान्वयन संस्था के रूप में काम करती है। कोमा क्रियान्वयन का मतलब होता है लागू करना। जिला स्तर पर डीडीएमए लागू करता है आपदा प्रबंधन के नियमों का क्रियान्वयन संस्था के रूप में काम करेगी। यह एनडीएमए तथा एसडीएमए के दिशा निर्देश पर काम करती है। आगे लिखो ये पॉइंट कंप्लीट अपना, और स्मॉल डी लगा के लिखे एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रबंधन। इसके अंदर लिखो कई आपदाएं अनेक राज्यों को एक साथ चपेट में ले लेती हैं। अनेक राज्यों को एक साथ चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन का कार्य एनडीएमए, एनडीएमए आगे लिखो एसडीएमए कोमा डीडीएमए तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ। एनडीएमए क्या करता है, जब कोई आपदा एक से अधिक राज्यों को प्रभावित कर देती है तो जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो राज्य के स्तर पर, और जो जिला स्तर पर जो आपदा प्राधिकरण बना हुआ है तथा जो अन्य संबंधित एजेंसियां हैं उनके साथ, एजेंसियों के साथ तालमेल बैठा करके काम करती है। एजेंसियों के साथ तालमेल बैठा कर के कार्य करती है। इसमें केंद्रीय सरकार के मंत्रालय कोमा विभाग कोमा सशस्त्र बल
आपदा राहत तथा न्यूनीकरण का काम एक साथ करते हैं। ये आपकी जो तीसरी बड़ी हेडिंग थी, केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका, ये खत्म होती है और अब एक बड़ी हेडिंग लगाएंगे आप, अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत संस्था, कैपिटल डी लगा करके बड़ा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करना इसमें। अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत संस्था, ठीक है। इसमें आप स्मॉल ए पॉइंट लगा के लिखो सैनिक बल। सैनिक बल का मेरा मतलब है कि जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी है, वो सैनिक बल कहलाते हैं। तो इसमें लिखना गंभीर आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में, गंभीर आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में सैनिक बलों की तैनाती इसलिए की जाती है कि सैनिक बलों की तैनाती इसलिए की जाती है कि इसलिए की जाती है कि उनमें प्रशिक्षण, कोमा व्यापक अनुभव, कोमा व्यापक अनुभव, कोमा जोखिम उठाने की मानसिकता उच्च होती है, कोमा अब जो जवान होते हैं, ठीक है, सेना के जवान, वो चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, कहीं पर आग लगे, हर जगह वो जाकर के नागरिकों की सहायता करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली होती है पहले से और वो रिस्क उठा सकते हैं, लोगों को बचा लेते हैं। ठीक है, आगे लिखो इसमें, वे राहत कार्यों में शीघ्रता से कार्य करते हैं, वे राहत कार्यों में शीघ्रता से कार्य करते हैं जैसे आपदा में फंसे हुए व्यक्तियों को, जैसे जैसे आपदा में फंसे हुए जैसे आपदा में फंसे हुए व्यक्तियों को निकालना, कोमा खाद्य सामग्री पहुंचाना, कोमा हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना, कोमा हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना, चिकित्सकीय सहायता, खोज एवं बचाव कार्य आदि, खोज बचाव कार्य आदि। स्मॉल ए वाले पॉइंट में लिखना, सैनिक
बल नागरिकों को रासायनिक कोमा जैविक जैविक कोमा आणविक हमले से बचाने में भी सक्षम होता है कोमा आणविक हमले से बचाने में भी सक्षम होता है। ये पॉइंट कंप्लीट स्मॉल बी लगा के लिखो, हेडिंग छोटी हेडिंग। केंद्रीय सैन्य पुलिस बल, अब अपन बात करेंगे पैरामिलिट्री की, है ना, जिसको अपन केंद्रीय सैनिक पुलिस बल भी कहते हैं। केंद्रीय सैनिक पुलिस बल, इंग्लिश में लिखो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार और लिख लो। केंद्रीय सैनिक पुलिस बल में क्या क्या आता है, लिखो एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत पुलिस बल, ठीक है। और आगे लिखो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और बीएसएफ, और अपनी सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये केंद्रीय सैनिक पुलिस बलों में आते हैं, ध्यान रखना। और शॉर्ट में क्या कहते हैं इनको, CAPF कहते हैं, ये भी लिख लो ब्रैकेट में, CAPF आगे लिखो। CAPF के जवान NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF में शामिल होकर आपदा ग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। ये वाला भी पॉइंट कंप्लीट। अब स्मॉल सी लगा के लिखो राज्य पुलिस कोमा होमगार्ड कोमा अग्निशमन सेवाएं। राज्य पुलिस, राज्य की भी तो पुलिस होती है, कांस्टेबल, SI, SP, ये सब क्या है, राज्य पुलिस है। राज्य पुलिस कोमा होमगार्ड, होमगार्ड्स कोमा अग्निशमन सेवाएं। इसके अंदर लिखो ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचकर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। इन्हें राज्य सरकार ही प्रशिक्षण देती है। इन्हें राज्य सरकार ही प्रशिक्षण देती है। स्मॉल डी लगा के एक और नया पॉइंट लिखो, स्मॉल डी लगा के नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस कहते हैं। आपने कोरोना के अंदर दिल्ली में अक्सर देखा होगा कि कुछ लड़के हैं
वो और कुछ लड़कियां वो सिविल डिफेंस में काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि कोरोना भी एक आपदा ही तो है। तो इसमें कोई भी एक लड़का या फिर एक लड़की, ठीक है, स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से वो सरकार की आपदा प्रबंधन में सहायता कर सकती है, सिविल डिफेंस। ठीक है, और इसके अंदर लिखो बस कुछ फॉर्म वगैरह भर के अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली के अंदर कोरोना आपदा आई या बाढ़ आई अभी, तो कुछ मतलब व्यक्ति हैं, कुछ लोग, लड़के लड़कियां, वो सिविल डिफेंस में भी काम करती हैं और लोगों की मदद करते हैं। इनको शहरी क्षेत्र में जन जागरण व सामुदायिक तैयारी की जिम्मेदारी दी जाती है। इनको शहरी क्षेत्र में जन जागरण, जन जागरण व सामुदायिक तैयारी की सामुदायिक तैयारी की जिम्मेदारी दी जाती है। नागरिक सुरक्षा को जिला केंद्रित बनाने तथा आपदा अनुक्रिया, अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं, ध्यान रखना। और प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं। आपदा अनुक्रिया, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया ध्यान रखना और लिख लो। अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स इंग्लिश में। प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं। में भागीदार होने के प्रस्ताव, में भागीदार होने के प्रस्ताव भारत सरकार ने पहले ही स्वीकृति दे दी है। नागरिक सुरक्षा जिला केंद्रित बनाने तथा आपदा अनुक्रिया में भागीदार होने के प्रस्ताव को भारत सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो हर कोई ये अपनी इच्छा से शामिल हो सकता है और लोगों की मदद कर सकता है। यही सिविल डिफेंस में अपने को लिखना है। तो एक और लाइन लिख लो इसके अंदर, नागरिक सुरक्षा में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से शामिल होकर अपनी स्वेच्छा से शामिल होकर आपदा राहत के कार्यक्रमों में मदद कर सकता है, होकर सरकार के आपदा राहत कर सकता है। स्मॉल ए पॉइंट लगा के लिखना। स्थानीय निर्वाचित निकाय, स्थानीय निर्वाचित निकाय, लोकल इलेक्टेड बॉडी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? नगर पालिका आ जाएगी, नगर परिषद, नगर निगम और ग्राम पंचायतें इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर लिखो डीएमए 2005। डीएमए का मतलब क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने सुनिश्चित किया है कि नगर पालिका कोमा नगर निगम कोमा नगर परिषद
व ग्राम, या फिर ऐसे लिखो पंचायती राज संस्थाएं, व पंचायती राज संस्थाएं अपने अधिकारियों व कर्मचारियों, अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेवा हेतु भेजेंगी। इसी पैराग्राफ में लिखो एसडीएमए व डीडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन निकायों को यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम व ग्राम पंचायत आदि को इन निकायों को अपनी जिम्मेदारियां सौंपती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक भागीदारी। इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि जो एनजीओ होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं तथा युवा संगठन एनसीसी, ये सभी आपदा प्रबंधन में अपनी सेवा देते हैं। लिखो गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, एनजीओ कोमा स्वयं सहायता समूह, कोमा स्वयं सहायता समूह, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह के आगे कोमा लगा के लिखो युवा संगठन, युवा संगठन कोमा राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य, कोमा नेहरू युवा केंद्र संगठन, कोमा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, कोमा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ब्रैकेट के अंदर लिख लो NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन व एकीकृत बाल विकास सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक भागीदारी। इसमें अपने को क्या समझना है कि इसमें गैर सरकारी संगठन कोमा स्वयं सहायता समूह, कोमा युवा संगठन, कोमा राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य, कोमा नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व एकीकृत बाल विकास सेवाओं से संबंधित कर्मचारी भी अपनी राहत में, मतलब आपदा राहत कार्यक्रमों में मदद कर सकते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लेना, इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लेना
एनसीसी और लिख लो इसके अंदर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ये भी सामुदायिक भागीदारी में मदद करते हैं। नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर। बस ये वाला पॉइंट आपको कंप्लीट हो गया। इसके अंदर लिखो आपदाओं, आपदाएं लिखो, आपदाएं दो या दो से अधिक देशों को प्रभावित कर सकती हैं। अतः बेहतर कूटनीति को विदेश नीति का प्रयोग करके, अतः बेहतर कूटनीति कोमा विदेश नीति का प्रयोग करके आपदा प्रबंधन कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। आपदा प्रबंधन कार्यक्रम ये आपकी जो बड़ी हेडिंग थी अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत संस्थाएं, कैपिटल डी वाली, ये कंप्लीट होती है। देखो भारत ऐसा देश है जिसमें आए साल बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है। बहुत खतरनाक भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन हिमालय की साइड और अधिकांश आजकल दिल्ली में भी हल्के फुल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और चक्रवात आते हैं, ठीक है। भूस्खलन होता है, जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी सारे रास्ते हैं वो ब्लॉक हो गए थे और नदियां उफान पे आ जाती हैं, लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति उसको तैयार किया। इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे? एनपीडीएम, एनपीडीएम, नेशनल पॉलिसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल पॉलिसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में तैयार किया गया था। तो इसके अंदर लिखते जाओ आप, आपदाओं के दौरान तुरंत व कुशल रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने, कोमा आपदाओं के दौरान तुरंत व कुशल रिस्पॉन्स, तुरंत व कुशल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? अनुक्रिया। अनुक्रिया आपको समझ में नहीं आएगा, आप रिस्पॉन्स लिख लो। रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने, सुनिश्चित करने, कोमा रोकथाम, कोमा न्यूनीकरण, सुनिश्चित करने, कोमा रोकथाम, कोमा न्यूनीकरण, न्यूनीकरण। न्यूनीकरण को इंग्लिश के अंदर मिटिगेशन कहते हैं, कम करना किसी चीज को। न्यूनीकरण, कोमा तैयारी की संस्कृति को, तैयारी की संस्कृति को प्रभावी बनाने हेतु, प्रभावी बनाने हेतु 2009 में यह नीति बनाई गई। यह नीति बनाई गई।
इसमें समस्त सरकारी एजेंसी कोमा एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित करके, कोमा एनजीओ जानते हो ना, गैर सरकारी संगठन जिनको सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है और ना ही एनजीओ का जो उद्देश्य रहता है वो पैसा कमाना होता है। इनका तो काम सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है, मानवता की भलाई करना इनका उद्देश्य होता है। एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित करके समुदाय को केंद्र में रखा गया। समुदाय यानी कम्युनिटी, समुदाय को केंद्र में रखा गया। केंद्रीय मंत्रालय लिखो, केंद्रीय मंत्रालयों जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालयों कोमा एनडीएमए, एनडीएमए का मतलब क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी संस्था है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। पूरे देश भर में सबसे बड़ी संस्था है एनडीएमए और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। एनडीएमए व अन्य हितधारक का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स, है ना। इसका मतलब है कि आपदा को कम करने के लिए जो भी संस्था आगे आ रही है वो हितधारक कहलाती है। हितधारकों के सहयोग से यह नीति बनाएगी। इस नीति के उद्देश्य निम्नलिखित है, या इसके उद्देश्य इस नीति के उद्देश्य नए ज्ञान को शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम कोमा तैयारी को मजबूत करना, तैयारी को मजबूत करना। दूसरा पॉइंट लिखो, नई तकनीक कोमा पारंपरिक ज्ञान, कोमा पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखकर आपदा न्यूनीकरण पर बल देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति पढ़ रहे हैं अपन 2009 वाली, इसमें क्या क्या पॉइंट है आगे लिखो। विकास परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन के पहलू ध्यान में रखना। विकास परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन के पहलुओं को ध्यान में रखना।
इस पॉइंट का क्या मतलब है? विकास परियोजना में आपदा प्रबंधन के पहलुओं को ध्यान में रखना। जैसे कहीं पर पुल बन रहा है, नदी के ऊपर पुल बन रहा है, अब वो पुल ऐसा बनाना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड न हो, ठीक है। अगर वहाँ पर नदी का तेज उफान आता है, ठीक है, वो तो पुल नहीं टूटना चाहिए। इससे बेहतर है कि वहाँ पर कोई झूलने वाला या फिर कुछ इतना बढ़िया रूप से, जैसे कि सिग्नेचर ब्रिज है, ठीक है। अब यमुना नदी कितने ही उफान पे आ जाए, सिग्नेचर ब्रिज का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन के जितने भी पहलू होते हैं, ठीक है, जितने भी मतलब बातें ध्यान में रख करके अपन उस हिसाब से जो विकास के कार्य हैं, विकास के प्रोजेक्ट हैं, वो बनाने चाहिए। आगे लिखो नए पॉइंट में, संस्थागत व तकनीकी ढांचों की स्थापना करना। संस्थागत व तकनीकी ढांचों की स्थापना करना। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के अनुसार संस्थागत व तकनीकी ढांचों की स्थापना करना इसमें शामिल है। इसका मतलब है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई संस्था या कोई केंद्र बनाना चाहिए जिससे कि आपदा प्रबंधन में सहायता मिले, कोई केंद्र या फिर कोई भी संस्था, कोई भी बिल्डिंग बनानी चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके, ठीक है, तो उसी को कहते हैं संस्थागत व तकनीकी ढांचों की स्थापना करना। ढांचे का मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई बिल्डिंग बना देना जिसके अंदर सरकार के अधिकारी बैठ करके मीटिंग करते हैं, ठीक है, लोगों की मदद की जा रही है। आगे लिखिए, आपदा जोखिम की पहचान। आपदा जोखिम की पहचान, पहचान कोमा मूल्यांकन, मूल्यांकन कोमा निगरानी, निगरानी हेतु बेहतर प्रणाली की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संचार एवं प्रौद्योगिकी मदद से, संचार यानी कम्युनिकेशन एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से पूर्व चेतावनी प्रणाली, यानी लोगों को पहले ही आगाह कर देना कि भाई चक्रवात आने वाला है, कृपया करके मतलब तटों से दूर हो जाएं, किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएं। पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त करना। आगे लिखो, आपदा सहिए संरचनाओं, ये ऐसे लिखना है के नीचे यह, आपदा सहिए संरचनाओं, यानी कि आप देखो जापान के अंदर कितने भूकंप आते हैं, ठीक है, वियतनाम में कितने भूकंप आते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर इतने लोग मरते? नहीं मरते वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि वहाँ पर लकड़ियों के घर बने होते हैं, या फिर ऐसे घरों में वो लोग रहते हैं, अगर भूकंप आ भी गया और घर ढह भी गया तो उनको ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, भारी भरकम पत्थर से, ईंट से, ठीक है, लेंटर डाल के, आरसी डाल के इतना मजबूत घर बना दिया जाता है, अगर भूकंप आता है तो फिर उसके अंदर दरारें चल जाती हैं, ऊपर से पत्थर आने लगते हैं, ठीक है, तो फिर मौतें भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं वहाँ पर आपदा सहिए संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जब आपदा आती भी है और तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है। तो आपदा सहिए संरचनाओं
तथा आपदा प्रभावित लोगों हेतु आवासों का निर्माण करना। आवास मतलब हाउसिंग, घर वगैरह बनाना, आवासों का निर्माण करना। आपदा प्रबंधन हेतु मीडिया की सक्रिय भूमिका। ये आपका कंप्लीट हो गया है। 2009 में स्मॉल बी लगा के लिखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016, इसके अंदर लिखना। इस योजना में सेंडाई फ्रेमवर्क इस योजना में सेंडाई फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया कि जापान का एक शहर था सेंडाई, ठीक है, वहां पर दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए थे। और सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में सेंडाई फ्रेमवर्क को तैयार किया गया और देशों को बताया गया कि आपको आपदा से इस प्रकार से बचना है। तो इस योजना में भी उसका दृष्टिकोण, उसके विचार अपनाए गए। तो लिखो, इस योजना में सेंडाई फ्रेमवर्क, इसके ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे, जिस पर भारत सिग्नेटरी कंट्री है सेंडाई फ्रेमवर्क का, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। इस योजना में सेंडाई फ्रेमवर्क के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। आगे लिखो, इस योजना में 4 चरण हैं। इस योजना में 4 चरण हैं। लिखो, रोकथाम, रोकथाम को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? एक सेकंड रुको, चलो मैं लिख देता हूं। रोकथाम, न्यूनीकरण और अनुक्रिया और पुनरुत्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में जो भारत सरकार ने बनाई, इसमें 4 चरण शामिल हैं। रोकथाम, प्रिवेंशन, न्यूनीकरण मिटिगेशन, अनुक्रिया रिस्पॉन्स और पुनरुत्थान यानी कि रिकवरी। तो इसका उद्देश्य लिखो, भारत सरकार ये योजना क्यों लेके आई है, ये इसका पर्पज लिखो। भारत को आपदा सही बनाकर भारत को आपदा सही, इसको इंग्लिश में लिख लो, रेजिलिएंट, RESILIENT, आपदा सही बनाकर देश को आपदा से लड़ने हेतु
देश को आपदा से लड़ने हेतु अधिक सक्षम बनाना। इस योजना के प्रमुख बिंदु इसमें लिखो। इसमें लिखो शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की भूमिका व उत्तरदायित्व आवंटित करना। देखो समझो शहरी निकाय क्या होते हैं। शहरी निकाय में क्या क्या आता है? नगर पालिका आता है, नगर परिषद आता है, नगर निगम आता है। ठीक है, अर्बन बॉडी कहते हैं इसको, अर्बन बॉडी शहरी निकाय को। और ग्रामीण स्थानीय निकाय में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे लिखो इसमें दूसरा प्रावधान या दूसरा बिंदु, किसी क्षेत्र की विकासात्मक परियोजना को, किसी क्षेत्र की विकासात्मक परियोजना को आपदा सह्य बनाने का प्रयास करना। को आपदा सह्य, आपदा सह्य का मतलब आपदा झेल सके। ऐसा कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाना, ऐसी रोडें, ऐसी पुल वगैरह बनाना, आपदा सह्य बनाने का प्रयास करना। पूर्व चेतावनी कोमा सूचना प्रसारण कोमा स्वास्थ्य देखभाल, कोमा ईंधन कोमा यातायात, कोमा खोज कोमा बचाव, कोमा निकासी आदि की पहचान करना। आगे लिखो समुदायों को तैयार करने हेतु, समुदाय का मतलब है यहाँ पर जिस क्षेत्र में आपदा आई है, समुदायों को तैयार करने हेतु यह समुदायों को तैयार करने हेतु सूचना कोमा शिक्षा, सूचना कोमा शिक्षा कोमा संचार के क्रियाकलापों पर संचार के क्रियाकलापों पर जोर देना। तो जितना भी पारंपरिक ज्ञान है या फिर कोई अच्छी तकनीक है, ठीक है, और जितना भी शिक्षा है और जितने भी विशेषज्ञ हैं, सबका ज्ञान मिला करके मतलब हर संभव प्रयास करना उस क्षेत्र के
लोगों को बचाने के लिए वो इस योजना का उद्देश्य है, वो इस योजना के अंदर लिखा हुआ है। तो आगे लिखिए लास्ट पॉइंट, आपदा घटित होने के बाद, आपदा घटित होने के बाद होने के बाद संरचनात्मक ढांचों के निर्माण में निवेश करना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का।